सत्ता में हम आज बात करेंगे सियासी स्वप्न की। सपना सत्ता के शिखर पर पहुंचने का। ये वो सपना है जो एक शख्स सच कर चुका है, लिहाजा एक दूसरा शख्स फिर उसी मैजिक को दोहराना चाहता है। सवाल ये कि क्या इस बार वो सपना सच होगा? तो आज हम जिस सपने की बात कर रहे हैं वो सपना है पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का। सपना है 2024 में दिल्ली की गद्दी जीतने का, ठीक उसी तर्ज पर जिस तर्ज पर गुजरात के सीएम रहते हुए नरेंद्र मोदी ने 2014 की सियासी जंग जीती थी। तो आप देखिए कि ये एक रथ तैयार हुआ है और ये रथ 2024 के लिए है, जिसके सारथी प्रशांत किशोर हैं। और कल से जो ममता बनर्जी तैयारी शुरू करने जा रही हैं वो इस रथ पर बैठ करके उनकी तैयारी है कि 2024 तक वो शायद प्रधानमंत्री की कुर्सी पर पहुंच पाएं। और इसके लिए उनके सहयोग में एक तरफ पीछे राहुल गांधी दिख रहे हैं, अखिलेश यादव हैं, शरद पवार हैं, तेजस्वी यादव हैं और उसके पीछे अरविंद केजरीवाल खड़े हैं। इन सब को साथ लेकर के ममता बनर्जी ने एक ख्वाब देखा है। हालांकि इन सब के अपने अपने ख्वाब हैं, तो क्या ये ख्वाब पूरे हो पाएंगे? क्या 2014 में जो जादू प्रधानमंत्री मोदी का चला था वो ममता बनर्जी दोहरा पाएंगी? लेकिन सवाल ये कि क्या 10 साल बाद इतिहास खुद को इस स्थिति में फिर से ला पाएगा? 21 जुलाई 2024 यानी कल ही कोलकाता से ममता एक वर्चुअल रैली के जरिए अपने मिशन 2024 की शुरुआत करेंगी। इसके लिए जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। पूरे उत्तर भारत में ममता की वर्चुअल रैली के प्रसारण की तैयारी है। लेकिन ठीक इसी वक्त पश्चिम बंगाल से एक ऐसी तस्वीर आई है जो ममता के मिशन पर सवाल उठा रही है। पश्चिम बंगाल में रायगंज विधानसभा क्षेत्र के दक्षिणी विष्णुपुर में एक बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई। बीजेपी का आरोप है कि इस हत्या में टीएमसी कार्यकर्ताओं का हाथ है। पेड़ से लटकते बीजेपी कार्यकर्ता की यह तस्वीर सवाल पूछ रही है कि क्या इस खौफ की राजनीति को 2024 में देश मंजूर कर पाएगा? दो 2024 में अभी करीब 3 साल बाकी हैं, लेकिन ममता ने प्रधानमंत्री के रथ पर बैठने की तैयारियां शुरू कर दी। जब ममता कोलकाता में मिशन दिल्ली की तैयारी कर रही हैं, ठीक उसी वक्त दक्षिण विष्णुपुर से आई ये तस्वीर उनके इरादों पर सवाल भी उठाती है। तस्वीर बीजेपी के कार्यकर्ता देवेश बर्मन की है। बीजेपी का आरोप है कि देवेश की हत्या करने के बाद उसे टीएमसी के झंडे से लटका दिया गया। बीजेपी का इशारा उस खौफ की तरफ है जो ममता और उनकी पार्टी पर लगाया जाता है, और यही खौफ ममता के मिशन दिल्ली पर सवाल भी उठा रहा है। दरअसल पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में कांटे की टक्कर में बीजेपी को मात देने के बाद ममता के सपनों के लिए बंगाल की जमीन अब छोटी पड़ने लगी है। ममता का इरादा अब कोलकाता से चलकर दिल्ली की गद्दी पर कब्जा करने का है। इसीलिए ममता बनर्जी और उनकी पार्टी टीएमसी ने अभी से 2024 की तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस तैयारी के नतीजे के तौर पर सबसे पहले सामने आया है टीएमसी का नया नारा, देश जादेर चाइछे, यानी जिसे देश चाहता है। सारी जो चीज़ों चल रहा है सरकार की तरफ से वो कोई डेमोक्रेटिक सिस्टम नहीं है। उसको कहा जाता है एक ना एक तंत्र, डिक्टेटरशिप, वही चलता है। उसका विरोध में लड़ाई करने के लिए आज सारे हिंदुस्तान में जो मुख है, जो चेहरा है, उसको नाम ममता बनर्जी। 2024 में जो चुनाव होने वाले हैं उस समय तृणमूल क्या बोलेंगे जनता का पास? जनता तो समझ लेंगे कि सत्ता बनाने में जाने का स्थिति में ये लोग नहीं है, तो कुछ बोलने के लिए एक माहौल बनाना चाहते हैं, इसलिए वो जा रहा है। लेकिन पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग इन वेस्ट बंगाल राइट नाउ एंड व्हाट इज गोइंग टू बी हैपन टुमारो, एवरीवन शुड अवेयर ऑफ इट। ममता के मिशन दिल्ली की तैयारियों की झलक कोलकाता में दिख रही है। कोलकाता में हर तरफ 21 जुलाई को होने वाले कार्यक्रम के पोस्टर और बैनर लगे हैं। 21 जुलाई ममता बनर्जी के लिए बहुत मायने रखता है और इस बार ममता बनर्जी के लिए ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसका कारण यह है कि क्योंकि 21 जुलाई इस बार शहीद दिवस, ममता बनर्जी पूरा देश में इसको दिखाने वाले हैं। तृणमूल कांग्रेस की तरफ से ये इंतज़ाम किया गया है, जहां गुजरात, यूपी, त्रिपुरा और बंगाल में ये ममता बनर्जी के जो स्पीच होंगे वर्चुअल वो दिखाए जाएंगे। और आप देख सकते हैं इसीलिए कोलकाता में यहाँ पे एक ट्राम सजाया गया है, जहाँ पे ममता बनर्जी ने अपना हर कोई जो चीज़ है, उनका जो स्लोगन्स वगैरह हैं वो इनको यहाँ पे सजाया गया है और उनका जो प्रकल्प है सरकारी का वो यहाँ पे सजाया गया है।
21 जुलाई को ममता शहीदी दिवस पर बड़ी रैली करेंगी। इस रैली का दिल्ली, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में लाइव टेलीकास्ट होगा। लाइव टेलीकास्ट के लिए राज्यों में बड़े बड़े स्क्रीन भी लगाए गए हैं। ममता की यह वर्चुअल रैली कुछ उसी तर्ज पर होगी जैसे प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 के चुनाव प्रचार के दौरान की थी। तब प्रधानमंत्री मोदी ने 3D होलोग्राफिक कैंपेन के जरिए 700 से ज्यादा रैलियां की थी। इस वर्चुअल रैली के बाद ममता का इरादा दिल्ली दौरा करने का है। जिस अंदाज में प्रधानमंत्री मोदी गुजरात से दिल्ली पहुंचे थे, कुछ उसी तरीके से ममता कोलकाता से दिल्ली पहुंचना चाहती हैं। लेकिन सवाल ये कि पश्चिम बंगाल में ममता और उनकी पार्टी पर जिस तरह की राजनीति का आरोप लगता है, क्या उस राजनीति को देश कबूल करेगा? क्या हिंसा की जो राजनीति पश्चिम बंगाल में हो रही है, उसे देश कबूल करेगा? और सवाल ये भी कि क्या ऐसी छवि के साथ ममता 2024 में मोदी को चुनौती दे पाएंगी? तो प्रशांत किशोर का साथ और पश्चिम बंगाल में तीसरी बार धमाकेदार जीत। तीसरी जीत ने पश्चिम बंगाल में ममता का कद इतना ऊंचा हो गया है कि उन्हें भरोसा हो चला है कि दिल्ली अब दूर नहीं। पहली नजर में ममता के समर्थकों को हालात कुछ वैसे ही दिख रहे हैं जैसे 2014 में प्रधानमंत्री मोदी के लिए थे। पीएम मोदी 3 बार गुजरात के सीएम रहे। बतौर सीएम औद्योगिक विकास दर मोदी का फोकस रहा। गुजरात के सीएम रहते हुए भी मोदी ने अपने राज्य से बाहर एक अलग पहचान बनाई। वहीं ममता बनर्जी भी तीसरी बार पश्चिम बंगाल की सीएम बनी है। ममता ने विकास के एजेंडे को आगे बढ़ाते हुए 10 साल बाद टाटा को पश्चिम बंगाल आने का आमंत्रण दिया है। ध्यान दीजिएगा, 10 साल बाद। अब उनके समर्थकों की कोशिश है कि पूरे देश में ममता की छवि चमकाई जा सके। यानी 2014 में प्रधानमंत्री मोदी ने जो कुछ किया, कुछ वैसा ही ममता बनर्जी करने की कोशिश कर रही है। लेकिन क्या वाकई ममता बनर्जी और प्रधानमंत्री मोदी में ऐसी समानता है कि ममता 2024 में वो मैजिक दिखा सकती हैं जो पीएम मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने 2014 में दिखाया था? इस सवाल का जवाब तलाशने से पहले आपको कुछ दूसरे फैक्ट्स भी बताते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने जब अपने अभियान की शुरुआत की थी तो बेशक गुजरात के सीएम थे, लेकिन बीजेपी एक राष्ट्रीय पार्टी थी। बीजेपी का संगठन पूरे देश में था और मजबूत था। कई राज्यों में बीजेपी की सरकार थी और सबसे बड़ी बात, बतौर गुजरात के सीएम नरेंद्र मोदी के पास देश को दिखाने के लिए विकास का गुजरात मॉडल था और साथ ही साथ संघ भी था। ममता बनर्जी एक क्षेत्रीय पार्टी की नेता हैं। बंगाल से बाहर संगठन, उनकी पार्टी का संगठन बिल्कुल नहीं दिखता। सिर्फ पश्चिम बंगाल में सरकार है। विकास के मोर्चे पर ममता के पास फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है जिसे वो शोकेस कर सकें, जिसके सामने रखकर वो बता सकें कि उनका विकास का एजेंडा क्या है। विकास का गुजरात मॉडल, ये शब्द 2012 के बाद ही देश में गूंजना शुरू हो गया था। इस शब्द के जरिए ही ब्रांड मोदी ने वो मुकाम हासिल किया जो किसी भी नेता के लिए सपना है। तो क्या ममता के पास ऐसा कोई मॉडल है? जरा इस पर भी नजर डालते हैं। 2004 से 2012 तक गुजरात का 10.08 की दर से विकास हुआ। मोदी जब सीएम थे तो केंद्र में डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी और इस दौरान राष्ट्रीय स्तर पर ग्रोथ रेट औसतन 8.1% था। इस दौरान गुजरात में सभी सेक्टर यानी सर्विस, मैन्युफैक्चरिंग और कृषि का एक साथ विकास हुआ। इस दौरान गुजरात की विकास दर राष्ट्रीय औसत से ज्यादा थी। 2012 से 2018 तक पश्चिम बंगाल की विकास दर 5.5% रही। पश्चिम बंगाल की विकास दर सुस्त रही। राष्ट्रीय औसत से बंगाल का विकास दर कम ही रही। यानी ममता बनर्जी बेशक तीसरी बार बंगाल जीत गई हों, लेकिन विकास के मोर्चे पर वो पीएम मोदी से बहुत पीछे हैं। और यही वो फर्क है जो ममता के सपने और हकीकत में बड़ा फर्क खड़ा करेगा। तो विकास के मोर्चे पर कुछ कर दिखाने के लिए ममता बनर्जी के पास अभी 3 साल हैं। शायद इस दौरान वो कुछ ऐसा कर पाएं, लेकिन अब बात उन राजनीतिक चुनौतियों की जिनसे निपटना ममता के लिए बेहद मुश्किल होगा। 2024 में दिल्ली जीतने के लिए ममता को मोदी विरोधी वोटों का बंटवारा रोकना होगा। इसके लिए ममता बनर्जी को तमाम महत्वाकांक्षी विपक्षी नेताओं को एक साथ लाना होगा। कश्मीर से कन्याकुमारी तक गठबंधन बनाना होगा। साथ ही विकास का विजन पेश करना होगा। यानी चुनौती एक नहीं कई मोर्चों पर है। ऐसे में यह सवाल उठता है कि क्या ममता इन चुनौतियों से पार पा पाएंगी? ममता की चुनौती सिर्फ 2024 के लिए नहीं है। 2021 में ही ममता बनर्जी के सामने ऐसी कई चुनौतियां हैं जो उनका रास्ता रोक रही हैं। विधानसभा सदस्य वो फिलहाल नहीं है। 6 महीने में चुनाव जीतना उनके लिए जरूरी है। कोरोना के कारण चुनाव प्रक्रिया अगर स्थगित होती है, 4 नवंबर तक चुनाव नहीं हुए, तो उनकी कुर्सी पर संकट आ सकता है। हिंसा प्रभावित गांव में अब अगर हम बात कर लेते हैं, एनएचआरसी की जो रिपोर्ट आई है वो भी उनके लिए एक बड़ी चुनौती है। और उस रिपोर्ट के अगर हिसाब से बात करें तो हिंसाग्रस्त गांव में सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स की तैनाती हो, ये बात कही गई है। गंभीर मामलों की जांच सीबीआई को सौंपी जाए। गंभीर केस का ट्रायल
पश्चिम बंगाल से बाहर हो, सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई जाए, एसआईटी जो भी जांच करे उसे सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर करे, एसआईटी जिस केस की जांच करे उसकी सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में हो, राज्य सरकार विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम शुरू करे। शायद यही वो मजबूरियां हैं जिनके कारण ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल से बाहर निकल रही हैं और जल्द ही दिल्ली पहुंचने वाली हैं। ममता जानती हैं कि अगर विपक्ष एकजुट नहीं हुआ तो बीजेपी से लड़ना उनके लिए आसान नहीं होगा। अगर बंगाल में चुनाव के दौरान हुई हिंसा की जांच हुई तो उनके कई नजदीकी इसकी चपेट में आएंगे। तो क्या ममता का अखिल भारतीय अवतार और विपक्षी मेलजोल इस मुश्किल से निपटने की बड़ी रणनीति है? सोचिए, ममता अपने मौजूदा संकट से पार पा जाएं, वो आगे भी बढ़ें, लेकिन तब भी तस्वीर कैसे बदल सकती है ये अब हम आपको बताते हैं। सोचिए, अगर पंजाब चुनाव में आम आदमी पार्टी जो रथ लेकर चले थे उस रथ को एक बार फिर से देख लेते हैं। पंजाब चुनाव में आम आदमी पार्टी का समीकरण अच्छे बनते हैं, यूपी चुनाव में वो अच्छा करते हैं, इधर राहुल गांधी की स्थिति 2024 तक मजबूत होती है, शरद पवार की महत्वाकांक्षाएं हर कोई जानता है और अखिलेश यादव के दिल में ये आता है कि वो किंग मेकर की भूमिका में रहें, तो शायद इस रथ के 4 पहिए हर किसी के हाथ में होंगे और उस वक्त इस रथ को खींच करके प्रधानमंत्री की कुर्सी तक ले जाना वाकई ममता बनर्जी के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। बहरहाल ये एक बड़े सवाल हैं जो कि ममता बनर्जी के लिए कठिन परिस्थितियां, हालात पैदा कर सकते हैं। इस पूरे समीकरण को देखने और समझने के बाद हम फिर उसी सवाल पर पहुंच गए कि क्या ममता के लिए अपना सपना पूरा करना संभव है? अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।